हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया, हमारी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए जो शरारतें हो जाती हैं, बाद में हमें जा कर के उन्हें जो है ना रीकैप करना पड़ता है। हालांकि हर चैनल जो है वो 500 दफ़ा उस चीज़ को बार बार डिस्कस नहीं, देखो रिकैप अहम होता है। आपको पता है आजकल लोग नेटफ्लिक्स पे भी बड़े शो देख रहे हैं, हर शो की किस्त के पहले एक रिकैप होता है। स्पेशली अगर पिछली किस्त में इतना कुछ हो गया हो कि बंदा ही भूल जाता है कि यार ये पहला सीजन है, दूसरा सीजन है, तीसरा सीजन है, फिनाले है, क्या है। तो प्लीज एक रिकैप तो पेश करें। मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ यार। हफ्ते को मुस्लिम लीग नून की जो पूरी क़यादत है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मरियम नवाज़ साहिबा ने ये बताया, बल्कि इल्ज़ाम लगाया कि एहतसाब अदालत के जज जो हैं अरशद मलिक साहब, जिन्होंने नवाज़ शरीफ को गुज़िश्ता बरस 24 दिसंबर को सज़ा सुनाई, उन्होंने ये फ़ैसला एक दबाव के तहत दिया। उनका ये इल्ज़ाम है और उसके सबूत में उन्होंने एक वीडियो पेश की जिसमें मुस्लिम लीग नून के एक कारकुन और शरीफ फैमिली के दोस्त नासिर भट्ट साहब हैं, जो कि लंदन में मुकीम होते हैं, वो आए और उन्होंने मुबैना तौर पर अरशद मलिक साहब से मुलाकात की। और अरशद मलिक साहब ने उसमें ये बकौल मरियम नवाज़ के उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि उनके ज़मीर पर बहुत बोझ था नवाज़ शरीफ को सज़ा देते हुए, क्योंकि उन्होंने ये फ़ैसला दबाव के तहत दिया। और उन्हें एक उनकी कोई 10 साल पुरानी वीडियो भी दिखाई गई, जिसके बाद वो ढेर हो गए और उनके ज़मीर पर खासा बोझ है, वो इस बोझ को हल्का करना चाह रहे थे, तो लिहाजा उन्होंने नासिर भट्ट साहब से ये सब कुछ कह दिया। अच्छा, ये जैसे ही ये हुआ तो ज़ाहिर है हाहाकार मच गई और हर तरफ जो है फ़ौरन ही हुकूमत का भी रद्द-ए-अमल आ गया कि जनाब ये जो है अदलिया पर हमला है और इसकी फोरेंसिक जो ऑडिट होनी चाहिए। बिल्कुल अच्छी बात की। मैं तो इस चीज़ को कहता हूँ कि हुकूमती तर्जुमान ने बड़ा सही कहा कि फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, मगर वो फोरेंसिक ऑडिट जो है शायद आज हुकूमत ने ऐलान कर दिया कि वो नहीं होगा। अरशद मलिक साहब जो है कल बरोज़ जो है इतवार वो अपने ऑफिस गए। उन्होंने वहाँ जाकर के एक प्रेस रिलीज़ ड्राफ्ट की, जिसको बाद में मीडिया को रिलीज़ किया गया, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है किसी भी जज साहब की तरफ से। बहरहाल उन्होंने अपना वर्जन दिया। उन्होंने कहा कि ये जो वीडियो है इसमें उनसे मंसूब की जाने वाली जो तमाम इल्ज़ामात हैं और वो सब के सब हक़ाइक़ के बरक्स हैं। और वो जो है ये भी उन्होंने कहा कि उनकी जो गुफ्तगू है तोड़ मरोड़ कर सियाक़ व सबाक़ से हट कर पेश की गई, करने की मज़मूम कोशिश की गई। बल्कि उन्होंने ये कहा कि वो नासिर भट्ट और उनके जो भाई हैं उनसे उनकी पुरानी शनासाई है। खैर ये जब बात आ गई तो जाहिर है उसके बाद फिर बात दूसरी तरफ चली गई कि अब मरियम नवाज़ हैज़ टू के बारे में। नहीं, उसके बाद फिर मरियम नवाज़ की भी एक ट्वीट आती है, बिल्कुल, जिसमें वो कहते हैं कि जी जज मलिक साहब का शुक्रिया अदा करती हैं और कहती हैं कि जी क्योंकि आपने डिनाई नहीं किया वीडियो को, मतलब कि आपने वीडियो को एक्सेप्ट कर दिया। अच्छा, लेकिन कहानी अगेन यहाँ पर भी खत्म नहीं होती, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हामिद मीर साहब के शो पर मरियम नवाज शरीफ से उनकी गुफ्तगू हुई। उन्होंने कहा कि पिक्चर नहीं, पिक्चर्स बाकी हैं। आज अंसार अब्बास वो सुन ले, पहले मरियम नवाज को सुना दें। आपके पास और कितनी टेपें हैं? मेरे पास दो टेप्स और हैं हामिद मीर साहब। अच्छा, आपके पास 2 और हैं, तो ये आपको कुछ और इसके अलावा हामिद मीर साहब 2 टेप्स और हैं और मेरे पास ऑडियोज भी 2-3 और हैं। मेरी इतला के मुताबिक जो जज अरशद मलिक साहब हैं, ये रमजान के महीने में भी उनका राब्ता आपकी पार्टी के लोगों से हुआ, तो अब तो नवाज शरीफ साहब जब जेल में गए हुए काफी अरसा हो गया, तो ये चंद हफ्ते पहले उनके साथ राब्ता करने की क्या जरूरत है, और वो राब्ता किस सिलसिले में था? वो 2 दफा उम्रे पे गए और ये मैसेजेस उन्होंने किसी को दिए कि मैं उम्रे पे इसलिए गया था क्योंकि मेरा ज़मीर जो है वो मुझे मलामत करता है, तो शायद वहां जाके अल्लाह ताला से माफी मांगना चाहते होंगे या अपने दिल को सुकून देने के लिए, क्योंकि गुनाह का बोझ तो बहुत बड़ा होता है ना, वो भी किसी बेगुनाह को सजा देने का बोझ तो बहुत बड़ा होता है। तो वो इसलिए वहां गए और उनकी चंद मुलाकातें भी हुई और जिसमें उन्होंने खुल के अपने इजहार किया इस बात का कि वो वही जो टेप मैंने आपको एक सुनवाई है उसी तरह की बातें कि मुझे बहुत बुरी तरह ब्लैकमेल किया गया था और मैं खुदकुशी करने पे आ गया था, तो मेरा दिल बड़ा बेचैन है। तो अब आप ये बता रही हैं कि
उम्रे पे गए थे वो, रमज़ान के महीने में सऊदी अरब में उनकी किसी से मुलाकात हुई, तो क्या ये भी दुरुस्त है कि उस मुलाकात की भी ऑडियो और वीडियो टेप मौजूद है? जी बिल्कुल, और एक से ज्यादा मुलाकातें हुई हैं। अच्छा, अब ये जो वीडियोस हैं शर्तिया कंचा प्रिंट हैं या इस डॉक्टर्ड हैं, यहाँ पर आकर के जो है तमाम लोग ये है ना, यहाँ पर आके फंस गए ऐसा ये फंस जाते। वो तो जाहिर है फोरेंसिक या तो इन्हें करवाना पड़ेगा या किसी को कराना पड़ेगा, उससे हो जाएगा मामला। ये मुझे एक बात ज़रा समझाइए आप कि ये कह रही हैं कि उनके ज़मीर पे बोझ था तो उन्होंने जाहिर है ये सारी बात बता दी, लेकिन भाई वो तो अपने बयान में ये कह रहे हैं कि मुझे तो मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की तरफ से जो है संगीन नताइज की धमकियां दी गई और रिश्वत की पेशकश हुई, तो भैया ये कौन सा ज़मीर का बोझ है जो इस तरह उतार रहे हैं? हाँ। यार देखिए, ये कह रहे हैं ना कि हम जा रहे हैं, उनके हमारे पास ज़मीर स्कैनर तो है नहीं यार कि बंदे को बिठाया कहो कि टूट 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 टूट। लेकिन यार मुझे एक चीज़ का बहुत दुख है कि हम हमेशा बात करते हैं ना कि यार पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का रिवाइवल, यार पाकिस्तान फिल्म, यार जब इस तरह की फिल्में चल रही हैं तो मतलब कैसे बंदा कम्पीट करेगा? मुझे अच्छा, हमारे देखिए मतलब पेपर ही पेपर है मेरे सामने, समझ नहीं आ रही कौन सा साबिक जज साहब और सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर रशीद रिजवी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। रशीद रिजवी साहब, वीडियो के ऊपर जाहिर है आपसे बहुत से लोगों ने सवालात किए हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि इस बात का तयन कौन करेगा कि ये वीडियो जो है वो असली है या डॉक्टर्ड है, जैसे हुकूमत कह रही है। अब हुकूमत ने पहले कहा हम फोरेंसिक ऑडिट करेंगे, अब वो इस चीज़ से फिर गई। तो आपके ख्याल में अब ये जिम्मेदारी अदलिया की बनती है? जैदी साहब, मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर तो ये कंप्लेनेंट की चॉइस होनी चाहिए थी कि वो किस फोरम को इंडिपेंडेंट समझता है और समझता है या समझती है कि उसको वहाँ से इंसाफ मिल सकेगा। और मेरे नजदीक तो यही होता है जैसे आसिफ अली जरदारी के केस में 2001 में हुआ कि उन्होंने एक मिसलेनियस एप्लीकेशन के जरिए तमाम रिकॉर्ड, तमाम कैसेट, तमाम रिपोर्ट्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दी थी। और उस वक्त के सीनियर जज जस्टिस बशीर जहांगीरी थे, उन्होंने फिर उस तमाम चीजों को एग्जामिन किया। लेकिन ये लोग उस फोरम पे जाने के बजाय वो आगे स्ट्रीट पे और वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करने लगे। मैं अभी देख रहा था एक टीवी पे खाकान अब्बासी साहब का, शाहिद खाकान अब्बासी साहब का इंटरव्यू। वो तो ये कह रहे थे कि हमने अवाम में ये चीज दे दी है, अब अवाम के सामने हमने फैसला छोड़ दिया। तो अवाम ने थोड़ी कन्विक्ट किया है नवाज शरीफ साहब को, वो तो जुडिशरी ने किया है, वही उसको रिवोक करेगी, वही उसे रिकॉल करेगी। तो उसके लिए बेहतर ये था, इनके पास प्रेसिडेंट भी था आसिफ अली जरदारी साहब का, मलिक अय्यूब वाला केस, कि वहाँ पे जाके सारा रिकॉर्ड ले आते, वो खुद फॉरेंसिक रिपोर्ट करते, खुद अगर उनको कोई एविडेंस रिकॉर्ड करनी होती, किसी को कमिश्नर मुकर्रर करना होता, वो कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करती और अपने सुपरविजन में नेचुरली उसी कोर्ट का सुपरविजन होता। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता इनको किसने एडवाइस की कि आप चले जाएं स्ट्रीट्स पे इंस्टेड ऑफ कोर्ट। और रशीद रिजवी साहब, जस्टिस कयूम वाली जो टेप है वो भी तो पहले सामने आई थी, उसके बाद कोर्ट गए थे। जाहिर है वो चीज़ पहले सामने आई थी, उस बारे में बयानात भी जारी हुए थे, फिर वो दरख्वास्त दी गई थी। तो जाहिर है हो सकता है, वी डोंट नो, कि अब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले जाएं जो कि सुपरवाइजरी अदालत है। जिससे कि ये अगर खुद जाएंगे तो ये उसमें पार्टी भी रहेंगे, और अगर वो फील करते हैं कि गलत डायरेक्शन पे कमीशन है या कोर्ट कहीं पे गलत डायरेक्शन है, वो रिजिस्ट कर सकते हैं, कंटेस्ट कर सकते हैं उसे। लेकिन बाहर बैठ के वो मैं नहीं समझता कि ये कर पाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये जो जज साहब हैं, ये कोर्ट केस में भी तो आज आए थे ना, ये आज आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर का जो केस चल रहा है वो भी उन्होंने वो किया। जो रशीद रिजवी साहब कह रहे हैं वही बात आज़ाद अकबर जो वज़ीर आज़म के मामले खसूसी है, उन्होंने भी ये कही कि मेरा मशवरा यही है कि जज साहब को रिक्यूज़ कर लेना चाहिए, और जब तक वो क्लियर नहीं होते उस चीज़ को वो। अब यहाँ दो मसाइल हैं कि ये एहतसाब जज बेसिकली तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नीचे हैं, लेकिन बोरो इनको लाहौर हाई कोर्ट से किया गया है।
तो अब ये भी जुरिस्डिक्शन वो चल रही है कि लाहौर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होगी, मतलब एम्पायर आउट देगा तो ये विकेट छोड़ेंगे, वरना उसमें भी मैं आज बताऊं, आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो है जस्टिस सरदार शमीम साहब, वो भी एक जगह गए तो उनसे लोगों ने सवाल कर दिया, तो उन्होंने कहा कि सुओ मोटो नहीं लेंगे, ठीक है, और ताहम ये ज़रूर कहा कि इस बात का ऑडिट होना चाहिए, जब तक इसका फोरेंसिक ऑडिट नहीं होता। अच्छा, जहाँ तक फोरेंसिक ऑडिट की बात है, अभी रज़वी साहब बात कर रहे थे ना कि वफाक को भी और अदलिया को भी, तो जो मामले खसूसी हैं बराए एहतसाब शहजाद अकबर साहब, तो बॉल अदलिया के कोर्ट में ही फेंक दिया है। सुनिए जी। देखें, इस पे हमारी आज मुशावरत भी हुई है और उस मुशावरत के बाद यही फैसला किया गया है कि बिल्कुल इसका फोरेंसिक होना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा मुनासिब फोरम जुडिशल कमीशन है, जुडिशरी इसके ऊपर करे, क्योंकि देखिए ये मामला जो है वो सबसे बेहतर ये है। हम ये चाहते हैं कंट्रोवर्सी, देखिए ये एक बड़ी घिनौनी साजिश है, इदारों के ऊपर हमला, ये सिर्फ एक जुडिशरी के इदारे के लिए ऊपर नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी के इदारों के ऊपर भी हमला है, पार्लियामान के हर इदारे के ऊपर हमला किया गया है। तो बेहतर ये है कि इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म करने के लिए इंडिपेंडेंट एक्शन हो और जुडिशरी की तरफ से हो, जो जुडिशरी की तरफ से हो। एक वक्फा दीजिए। वेलकम बैक। और इस वीडियो मामले के ऊपर लॉयर्स कम्युनिटी भी बुरी तरीके से डिवाइडेड है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी बिल्कुल अब बारे सबूत मरियम नवाज़ पर है कि उन्हें इस बात को सबूत पेश करना है कि वीडियो असली है कि नहीं। बहरहाल पंजाब बार काउंसिल ने एक प्रेस स्टेटमेंट जारी कर दिया। आपको पता है बार काउंसिल का तो आजकल वैसे भी 36 का आंकड़ा चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये एहतसाब जज मलिक अरशद की खौफनाक एतराफ़ी वीडियो, ये पंजाब बार काउंसिल कह रहे हैं कि मंजर आम पर आने के बाद नवाज शरीफ और उसके ख़ानदान के दीगर अफराद पर चलाए जाने वाले मुकदमात की शफाफियत पर सवालिया निशान पैदा हो गया है। इस सिलसिले में मौजूदा अदलिया के किरदार के मुतालिक शकूक व शुबात का पाया जाना बिला जवाज़ ना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि मौसूफ जज की डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज तरक्की और फिर बतौर जज एहतसाब अदालत खुसूसी तैनाती निज़ाम अदल के अंदर पाई जाने वाली खामियों की निशानदही करती है। जस्टिस अरशद मलिक की जानिब से बरोज़ इतवार छुट्टी के दिन प्रेस रिलीज़ का जारी किया जाना भी मामले को गंभीर बनाता है, क्योंकि जजेस कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक कोई भी जज अपने रवैये के मुतालिक ख़ुद प्रेस रिलीज़ जारी करने का मजाज नहीं है। अच्छा, ये जो आप प्रोग्राम में अभी रशीद रिजवी साहब के साथ बात हो रही थी, अभी आप पंजाब बार काउंसिल का ये बता रहे हैं, ये बात जो है मुझे इस पर हैरत है कि जैसे ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि अदलिया पे जी एतमाद मुतज़लज़ल हो रहा है और ये क्या हो रहा है, एज इफ इट्स वेरी न्यू फिनोमेना। मलिक क़य्यूम साहब और जस्टिस नजमुल हसन साहब, 2 रुकनी एक बेंच था जो SGS कोटकना में बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ जरदारी के खिलाफ मुकदमे की समाअत कर रहा था। सैफुर रहमान साहब जो नवाज शरीफ की दूसरी हुकूमत में एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन थे, उनकी जो फ़ोन पे गुफ्तगू टेप वाली है वो रिलीज़ हुई। उसमें वो जस्टिस मलिक क़य्यूम को सज़ा कितनी देनी चाहिए, कदी छेती करो फैसला है, बहुत देर हो गई है, इस टाइप की जो बातें हैं, इसमें वज़ीर आला शहबाज शरीफ की हिदायत जो हैं उस टेप के ज़रिए वो भी आई थी। वो उन्होंने चीफ जस्टिस को फ़ोन किया था, तो इस पे चीफ जस्टिस और वो दोनों को मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना सर, तो वो शहबाज शरीफ की हिदायत जो है उन्हें पहुंचा रहे हैं। अच्छा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तक मुआवजे की बात पहुंचने से पहले जस्टिस क़य्यूम साहब थोड़े सियाने थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा देने का फ़ायदा ये होता है कि चूँकि आपने इस्तीफ़ा दिया है, बरतरफ नहीं हुए, मुअत्तल नहीं हुए, तो आपके जो पग्स हैं वो रिटायरमेंट के वो बरकरार रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि यार ये मामला टेढ़ा जा रहा है, तो बेहतर है कि इस्तीफा दे दिया। स्मार्ट है। मुशर्रफ दौर में यही जस्टिस क़य्यूम साहब अटॉर्नी जनरल के ओहदे पे फाइज हैं, ठीक है। अच्छा, उससे पहले अगर आप जाएं, जस्टिस नसीम हसन शाह मरहूम, उन्होंने जियो का एक प्रोग्राम था जवाब दे, उसमें कहा कि भुट्टो को फांसी देने का फैसला दबाव में दिया गया, जजेस को कुछ मामलात में की बात मानना पड़ती है। ये मैंने अपने लफ्ज़ को सेंसर किया है। अच्छा, जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी, अभी 1 साल पहले का वाक़या है, उन्होंने जनाब एक एजेंसी पे इल्ज़ामात लगाए, ठीक है।
उस एजेंसी की जानिब से हुकूमत के ज़रिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से अप्रोच किया गया। अच्छा, जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी को बरतरफ कर दिया गया, मगर इल्ज़ामात की छानबीन के लिए मज़ीद कोई कार्रवाई अमल में शायद नहीं लाई गई, वो हशप हो गया मामला। असगर खान केस, सुप्रीम कोर्ट ने मुल्ज़िमों के ख़िलाफ़ कई साल बाद मज़ीद कार्रवाई करने के लिए FIA को ये केस रेफ़र कर दिया। FIA ने लगभग 8 साल सरतोड़ कोशिश की होगी, जिसका हमें इल्म नहीं है। उसके बाद FIA ने भी जवाब दाखिल करा दिया कि सर ए साढ़े वसदा काम नहीं, इस केस को दाखिले दफ्तर कर दो। टेक्निकली वो केस मर चुका है, लेकिन अभी भी वो फाइलों में रिकॉर्ड के तौर पे जिंदा है, तो ये कोई नई बात नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, इस पे ज़ाहिर असलम बेग साहब ने और वो ISI के जो वो तो होता है, उन्होंने नहीं एफिडेविट्स दिए थे, नहीं वो बाद में मुकर गए कि एफिडेविट्स दे करके मुकर गए। हाँ, लेकिन फिर FIA भी इस केस को आगे नहीं बढ़ा सकी। एक वक्फा ले लें। वेलकम बैक। और आपसे कुछ देर पहले वो सच बता रहे थे आपको कि जो मलिक क़य्यूम वाला स्कैंडल था, उसमें उस वक्त के चीफ जस्टिस राशिद और मलिक क़य्यूम साहब, उन दोनों को हटना पड़ा था क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके ख़िलाफ़ गया था। तो जो तीसरे उनके जस्टिस नजमुल हसन थे, उनको बहरहाल उसमें वो नहीं आए थे, क्योंकि फ़ोन कॉल्स जो थी वो सैफुर रहमान की मलिक क़य्यूम के साथ और शहबाज शरीफ की चीफ जस्टिस राशिद के साथ आई थी सामने। और हमारा भाई बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आपकी बोलती बंद करा दी, जैसे चैनलों की बोलती बंद करा देते हैं। मुझे म्यूट मतलब हमेशा तुम्हें म्यूट कराएगा, हमेशा तुम्हें बंद करा देते हैं यार, तुम्हारे साथ बड़ी जाती होती है और मैं तुम्हारे साथ। इट अगेन ब्रिंग्स इट कि भाई ये जो इस तरह की कॉल्स हैं या टेप्स हैं। अब इस वीडियो पर आ जाते हैं। इस वीडियो की लीगल स्टेटस क्या है? वीडियो की लीगल स्टेटस जो है वो क्या है, इस पे भी जो है वो एक ख़बर मैं BBC में रिपोर्ट पढ़ रहा था कि लाहौर हाई कोर्ट की साबिक जज हैं जस्टिस नासिरा जावेद, उनसे पूछा गया कि भाई ये जो हैं वीडियो क्या करेंगी, अदालत कबूल करेगी? तो उन्होंने कहा कि ऐसी वीडियोस अदालत में पेश हो सकती हैं, मगर जज साहब ने चूँकि तरदीद जारी कर दी, इसलिए अब बारे सबूत इल्ज़ाम लगाने वालों पे है कि वो प्रूव करें हैं कि ये वीडियो असली हैं। अच्छा, मतलब मरियम नवाज अदालत ये देखेगी कि वीडियो में कोई टेम्परिंग नहीं हुई है। जिन अशखास की तहवील में ये वीडियो शूट होने के बाद से अब तक रही हैं, उन्हें भी अदालत तलब कर सकती है कि बताओ भाई कहाँ से कहाँ गई। ठीक है। जो सलमान अकरम राजा साहब हैं, सीनियर लॉयर, उनका कहना है कि जिस शख्स ने भी ये वीडियो बनाई है उसे ये बताना होगा कि कब और कैसे बताई, वो कोर्ट का पूरा प्रोसेस है। अलग इस वीडियो की रिकॉर्डिंग के वक्त अगर कोई दूसरा शख्स भी वहाँ मौजूद था तो वो भी गवाही दे सकता है अदालत के अंदर। तो मतलब ये कि बाय एंड लार्ज ये एडमिसिबल है। लेकिन मसला ये है कि जब कोई फोरेंसिक हो ही नहीं रहा, अच्छा, तो वो तो बात की बात है। मेरा ये ख्याल है कि जो परसेप्शन है ना हमारे मुल्क में, तो वो हकायक पीछे रह जाते हैं और परसेप्शन जो है ना आगे रह जाते हैं, जिसका फायदा उठा के। अच्छा, एक बात का मैं इजाफा कर देता हूँ। अभी नया दौर जो वेबसाइट है वहाँ पर भी यही, हर जगह यही डिस्कशन हो रही है। तो वहाँ असद जमाल साहब वकील है जी, बिल्कुल, उनसे भी पूछा कि उसने कहा कि यार इस वीडियो में नई बात क्या है। जज साहब कहते हैं कि हमें कोई करप्शन का एविडेंस नहीं मिला नवाज शरीफ के ऊपर, अलेजेडली ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू द वीडियो, लेकिन जजमेंट में भी उन्होंने यही लिखा है। नवाज शरीफ को तो सज़ा दी थी, मनी ट्रेल अल अजीज़िया रेफरेंस में नहीं मिली, और ये बात सच है बकौल असद जमाल कि मनी ट्रेल नहीं प्रेजेंट की गई। अच्छा, यासिर लतीफ़ हमदानी कहते हैं कि जी बिल्कुल एडमिसिबल है, अगेन सब्जेक्ट टू फोरेंसिक ऑडिट। अच्छा, फोरेंसिक ऑडिट की हमने बात की, तो जैसे अभी आपने सुना शदाद साहब ने तो बॉल जुडिशरी में फेंक दिया। फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो हैं, अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे और इन्हें जब तक ये हुकूमत कायम है वज़ीर इत्तलात के उस पे इत्तलात के ओहदे पे कायम रखे। उन्होंने थोड़ा सा मेरा ख्याल है खुद ही उन्होंने फोरेंसिक किया अपने जहन में, और उनको पता लग गया है बॉस के ये गेम किसकी। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको यार, इनफैक्ट उन्होंने मतलब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की है, तो सुन लीजिए। मचाओ शोर जो है बयानिया, इसकी तहकीक करेंगे, और जिस मीडिया हाउस में ये वीडियो और ऑडियो जोड़ी गई उसकी तहकीकात भी होंगी, और पैमरा एक्ट के तहत
जो वायलेशन ऑफ कंडक्ट है ऑफ दैट मीडिया हाउस, उसके हवाले से भी हम उन तमाम पर्दा नशीनों को बेनकाब करेंगे। जिस मीडिया हाउस में, अच्छा पहले मैं समझ रहा था कि यार समझ रही थी कि प्रोडक्शन हाउस की बात हो रही है ना, घर ये प्रोफेशनली शॉट है वगैरह वगैरह, या इसकी एडिटिंग किसी प्रोडक्शन हाउस में हुई, मीडिया हाउस। और अगर कोई डाउट रह गया था तो पेमरा पर आ गया। पेमरा किसी लोकल प्रोडक्शन हाउस, अगर मैंने अपने घर में 4 कैमरे लगाए हुए हैं, पेमरा मेरे तो नीचे, पेमरा के नीचे तो आते हैं मीडिया चैनल्स। अच्छा पेमरा का आपको पता है, इन्होंने पता काम बढ़ा दिया है। कैसे? पहले तो पेमरा बेचारी उस मीडिया हाउस का पता करे कौन वीडियो है। हाँ। अच्छा अब हो सकता है कि पेमरा को पता भी चल जाए लेकिन वो बता ना सके, ये भी पॉसिबल है। अच्छा दूसरे ये कि पेमरा जो है वो खुद बेचारी परेशान है। मसलन अगर वो ये हुक्म दे रही है कि मरियम नवाज का लाइव कवरेज बगैर एडिट के चलाया गया, बिल्कुल। अब वो यार तुम्हें कोई ऐसी टेक्नोलॉजी पता है कि लाइव कवरेज एडिट करते हुए चलाया जा सके? बताओ। वो मेरे ख्याल में वो तो उसका मुजाहरा तो आपने देख नहीं, वो डिले का पैटर्न जो है, डिले अपनी जगह वो ऐसा तो है। अच्छा बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो नोटिस गए थे, कोई 21 चैनल्स को नोटिस गए थे कि आपने ये जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वही लाइव को आपने एडिट क्यों नहीं किया? यार मतलब यार क्या हो गया तुम लोगों को? कैमरा से हमें टेक्नोलॉजी लेनी चाहिए लाइव को एडिट कैसे। डेफिनेटली बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई है। आई थिंक इस हफ्ते उन पर भी बात करेंगे। लेकिन आज क्या हुआ कि अब तक चैनल और चैनल 24 न्यूज़ HD जो है, HD कहना जरूरी है, शो मार रहे होते हैं यार, हम हाई डेफिनेशन है, तुम नहीं हो, और कैपिटल टीवी अचानक से बंद हो गए हैं। किसी को समझ ही नहीं आ रही क्यों, क्योंकि अच्छा अब तक का कहना है इमरान खान, वज़ीर आज़म इमरान खान से मुखातिब होकर कि सर पेमरा ने हमें बंद कर दिया, प्लीज़ कुछ कर लें। और ये वो जो जंजीरों वाली यूजुअल तस्वीर आती है ना, वो डाल दी है। नजम सेठी साहब भी कंप्लेन कर रहे हैं कि जी ये रिपोर्टेडली अपॉन ऑर्डर्स फ्रॉम पेमरा। और कैपिटल टीवी ने भी कह दिया है कि जी विदाउट प्रायर नोटिस बंद कर दिया। अच्छा अब इसके साथ एक और बड़ी अजीब चीज़ हो जाती है आजकल कि बंदा एक बात कर रहा है और बात करते करते एकदम से और फिर एकदम से वापस आवाज आ जाती है और आप सोचते होते हो कि ये बंदा कौन सी एक ऐसा और फिर आपको समझ ही नहीं आती कि पता नहीं कौन ये बटन दबा रहा होता है और कौन बटन नहीं दबा रहा। अच्छा मजे ये भी एक गेम हो रही होती है आजकल, समझ नहीं आता। अक्सर बंदे को समझ नहीं आता यार मैं कौन सी ऐसी बात करूं कि जब बात हो जाती है तो फिर बटन दबता है। ज्यादातर मतलब जो बात जो सेंसर होनी होती है ना वो निकल जाती है तो फिर सेंसर वाले भाई वो बटन दबा देते तो आगे अगर कोई हल्की फुल्की बात भी हो नहीं वो रिपीट में सही कर लेंगे हम, नहीं रिपीट में करे। लेकिन मसला ये है कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा अगर कह रही है कि मीडिया हाउस में बिल फर्ज ये जोड़ी गई है, ये हम नहीं है, ये हम नहीं है यार, हमारे पास इतने बंदे ही नहीं है यार, टेक्नोलॉजी भी नहीं। हाँ तुमने अच्छा किया, तुमने एतराफ़ कर लिया अब ताकि तुम पे शक हो जाए तो इसी जगह हुई है ये सब। जरार से बड़ा एडिटर जो है ना वो नहीं है। अगर कोई शक में है तो मेरे भाई ने जो है ना जो एडिट का पायनियर, हाँ या बता दो इन्हें, वो भी लाइव। ये वीडियो आपने एडिट की है? नहीं तो फिर सर वो तो देखें कैपेसिटी की बात बता रहे हैं ना, मतलब FIR में तो नाम होना चाहिए ना यार, टैलेंट की बात होती है। भाई का नाम FIR में वैसे भी आ रहा है आजकल कोने पे वो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर अरेस्ट पाकिस्तान। मैं पहले समझा कि ईरान के वो जो है ना तो उन्होंने आर्मी चीफ को डाल दिया, लेकिन दोनों रिपोर्ट से देखा तो जरा ही दोनों एंटी स्टेट एंकर हो ना। हाँ सर बिल्कुल। मसला ये है कि एक तो ये को अगर ये एडिट बिलफर्ज हुई भी है किसी मीडिया हाउस में तो ये कौन सा क्राइम है मुझे भी बता दें। हैं नहीं पहले तो उस मीडिया हाउस का नाम मालूम होना पहले चाहिए। तो मैं जानना चाहूँगा। आपा अगर उसका नाम बता दें तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँगा। सर आपा को जितना बताया जाता है वही बता दें। अच्छा लेकिन देखिए अगर वजीर आजम से जो अपील कर रहे हैं ये अब तक वाले वजीर आजम बस बहुत। हाँ देखिए अगेन आई विल गो बैक टू जो रज़वी साहब ने शुरू के शो के आगाज़ में बात की थी कि ये दिस हैज़ बीन किक्ड इनटू द कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन, जिसको हम बड़े प्यार मोहब्बत से कहते हैं ना अवाम की अदालत में। मेरा ख्याल है कि यार अच्छा अवाम की अदालत के साथ ऑब्वियसली मीडिया की अदालत, क्योंकि अवाम की अदालत नशर कैसे होती है, मीडिया पे ही होती है ना, और सोशल मीडिया पर। यार मैं तो कहता हूँ छोड़े जुडिशल इंक्वायरी, छोड़े वफाक को, आप एक एंकर्स का पैनल ही बना दें, क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ एटलीस्ट टेलीविजन पर और सोशल मीडिया पर कि एक बंदे का सच बिल्कुल एक अलग है और दूसरे बंदे का सच 100% उससे डिफरेंट है। तो मैं तो कहता हूँ कि प्रो PTI एंकर्स और एंटी PTI एंकर्स का एक पैनल बना दे और कहो कि बस घुस जाओ एक दूसरे के अंदर, मार के भड़ता बना दो, और जो आखिर में खड़ा रह गया ना यार
वही सच। एक चीज और मेरी समझ में नहीं आ रही, ये भी टेलीवाइज होगा लाइव। एक चीज और मेरी समझ में नहीं आ रही, सिर्फ एक कि हाँ फिलहाल चले कि ये जो है, तुमने यार मुझे बात ही भुला दी। नहीं मैं आपको पूछना मामू आप बोल लेना सर। सोच के असल मसला क्या है कि वीडियो ठीक है या ठीक नहीं है। अब उसके लिए ना वो देखो बाघ, वो देखो बल्ला, वो देखो चिड़िया उड़ रही है, ये 5 करोड़ दिए, ये क्या हुआ, ये कहाँ से आई, कौन बंदे हैं, उधर डाइवर्ट की। चलिए जनाब, इससे पहले कि कुछ हो, हम ये जो अपना सेगमेंट है डीएक्टिवेट कर देते क्योंकि वक्फा बगैर आवाज के लो। आसमान से जो भी बला उतरती है सबसे पहले पूछती है चित्राल कहाँ है। पिछले 10 साल में मौसमियाती तब्दीली कह लें या कुछ भी कह लें, उसकी वजह से 3 दफ़ा खौफनाक सैलाब आ चुके हैं, विच इज़ वेरी अनयूजुअल चित्राल की जो मौसमियाती हिस्ट्री है उस एतबार से। अब भी ये ख़बरें आ रही हैं कि अपर चित्राल का जो इलाक़ा है गोलियन गोल, वहाँ एक ग्लेशियर फटने से पानी सैलाबी रेले की शक्ल इख्तियार कर गया और उस तुग़यानी के सबब जो मकामी आबादी है जिसकी तादाद तकरीबन 2000 बताई जा रही है वो महसूर होकर रह गई है। 3 छोटे हाइडल पावर स्टेशन उनको नुकसान पहुंचा है और एक बड़ा हाइडल पावर स्टेशन जो है वो बंद कर दिया गया है। दर्जनों दरख्त उखड़ गए हैं, घर मुतासिर हुए हैं। तकरीबन 400 के लगभग जो बाशिंदे हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनको महफूज मकामात पे मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही है। इस्लामाबाद के भी कुछ तलबा जिनकी तादाद 5 या उससे ज़्यादा बताई जा रही है वो गोलियन गोल के इलाके में फंसे हुए हैं और उन तक खुराक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। सूबाई हुकूमत का जो इदारा है डिज़ास्टर मैनेजमेंट का PDM है, उसने कहा है कि हेलीकॉप्टरों की मदद से इमदाद पहुंचाई जा रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन की भी कोशिश हो रही है। और इस दौरान एक ख़बर ये भी आई कि जो जैसे होता है ना कि ख़ातून अव्वल, तो मेरे हिसाब से हमशीरा अव्वल अलीमा ख़ान साहिबा जो हैं वो भी जो लोग फंस गए थे वहाँ मौजूद थी, तो उनको आर्मी के एक हेलीकॉप्टर ने चित्राल सिटी पहुँचाया है। लेकिन बाकी लोग अभी रेस्क्यू के वहाँ मुंतज़िर हैं। अच्छा, जो एक अच्छी बात है कि अभी तक कैजुअल्टीज़ की रिपोर्ट नहीं आई। जाहिर है अभी इब्तिदाई रिपोर्ट्स ही हैं और हमें मालूमात आएंगी, लेकिन इसकी एक वजह यह भी शायद हो सकती है कि 2013 में GLOF ये जो फ्लड्स की जो मिटिगेशन को नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी का एक हिस्सा बनाया गया। अच्छा, सिर्फ ये ऑन पेपर काम नहीं हुआ, UNDP ने भी इसमें मदद की और किया क्या कि वहाँ के जो मकामी लोग हैं उनको इसमें शामिल किया गया कि आप एक दूसरे की मदद कैसे कर सकते हैं ऑन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। बिंदो गोल एक कोई मेरे ख्याल 65 किलोमीटर है दूर चित्राल सिटी से, और वहाँ पर 2010 में जुलाई 2010 में एक बहुत बड़ा सैलाब आया था। तो वहाँ पर वो 3 साल इमदाद का इंतजार करते रहे लेकिन इमदाद नहीं आई। फाइनली फिर जब ये क्लाइमेट चेंज पॉलिसी अनाउंस हुई और वहाँ पर ट्रेनर्स आए तो उन्होंने लोकल कम्युनिटी को मोबिलाइज किया, लोकल कम्युनिटी को ट्रेन किया। एक तो ये होता है ना कि सर आप बैठे रहें, हेल्प इज़ ऑन द वे। यहाँ हेल्प इज़ ऑलरेडी देयर, मतलब जिस हद तक वो एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी की हेल्प कर सकती है, अब वो निज़ाम वहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है। अब देखें क्लाइमेट चेंज को रोकना अब हम कैसे रोक सकते हैं, लेकिन इसकी मिटिगेशन और अडेप्शन पर ही काम किया जा सकता है। अभी इतना वक्त नहीं है, नहीं तो हम ओवरऑल क्लाइमेट चेंज पर भी बात कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो पिछले जून का जो माह रहा है हैज़ बिन द हॉटेस्ट इन वर्ल्ड हिस्ट्री। और अब हम हर साल जो आ रही हैं मॉनसून रेंज, उसके बारे में कहा जा रहा है कि फ्लड्स जो है बिल्कुल सर, अभी मैं UN की रिपोर्ट पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि तकरीबन हर हफ्ते पूरी दुनिया में हर हफ्ते एक मेजर क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इवेंट हो रहा है। अच्छा, एक अलार्म क्लॉक बजती जा रही है सर। ज़ाहिर एनवायरनमेंट तो अब हमारे मौज़ूआत में शामिल रहेगा, बिल्कुल जिस तरह से दुनिया बिगड़ रही है। ईदी साहब की 3री बरसी जी आज थी। मुझे इस मौके पे खालिद इरफान साहब हैं जिन्होंने ईदी साहब की ज़िंदगी में एक नज़म लिखी थी,
वो जी चाह रहा है। थोड़ा सा वक्त है तो मैं खराजी अकीदत के तौर पे पढ़ देता हूँ। तुमको नोबेल की ज़रूरत ही नहीं है बाबा, कोई एजाज़, कोई तख्त, कोई ताज शही, कोई तमगा नहीं दुनिया में तुम्हारे क़द का। तुमने इस मुल्क के लोगों पे हुकूमत की है, तुमने खिदमत नहीं की, तुमने इबादत की है। कोई मसनद भी तुम्हारे लिए तैयार नहीं, तुम किसी और सताइश के भी हक़दार नहीं। लेकिन आती है कहीं से ये सदाए बरहक, झिलमिलाती हुई आँखों की नमी में तुम हो। सबके दुख दर्द के साथी हो, गमी में तुम हो। सबकी खुशियों में हो मौजूद, दुखों में तुम हो। सबकी सांसों में महकते हो, दिलों में तुम हो। इसी खिदमत में है पोशीदा तुम्हारा नोबेल। तुम यहाँ खाक नशीनों के नुमाइंदा हो। सिर्फ बेवाओं यतीमों के लिए काम करो। तुम तो बस लाशें उठाने के लिए ज़िंदा हो। ये खालिद इरफान साहब ने उन्हें खराजीन पेश किया था। ये ईदी साहब की बात कर रहे हैं हम, तो अभी मेरे ख्याल कुछ हफ्तों पहले की बात है कि काफ़ी अफसोसनाक, मुझे दुख हुआ ये बात पढ़ के कि जो हीट वेव मतलब आपको पता है बहुत गर्मी है कराची में भी ख़ास तौर पर, तो रोड की साइड पर ना कुछ शेल्टर्स बनाए हुए थे ईदी फाउंडेशन ने और भी बहुत फाउंडेशन में, शायद सैलानी ट्रस्ट ने भी, चीपा ने भी। तो ये जो चल रही है ना आपकी एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव, तो उसमें वही आया। और आपको पता है कानून तो ज़ाहिर है अंधा होता है और बुलडोज़र भी अंधे होते हैं, और शायद बुलडोज़र चलाने वालों को तो ऑर्डर मिले होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, उनको भी तोड़कर गिरा दिया था। अच्छा, तो उस पर मेरी बात हुई थी। अच्छा। उन्होंने कहा कि क्योंकि वो उन लोगों के हक़ में आवाज़ उठा रहे थे, फैसल वगैरह, जिन लोगों को बेघर किया जा रहा है, तो समझते कि विक्टिमाइजेशन। तो ही सेड के जो कमिश्नर हैं उन्होंने जानबूझ के उन्हीं के ईदी फाउंडेशन के जो शेल्टर्स हैं उन्हीं को। अच्छा मज़े की बात यह है, चले शेल्टर्स गिरा दिए, वो फालतू थे, गैर कानूनी थी, बेकायदा थे, मान लिया। स्टेट रेट ज़ाहिर है कहीं ना कहीं तो आपको इस्टेब्लिश करनी ही पड़ती है, तो यहाँ हो गई होगी। उसके बाद इस सीज़न में जब गर्मी पड़ी तो वो शेल्टर्स ख़त्म करने के बाद रेंजर्स ने ठंडे पानी का इंतज़ाम किया कई जगहों पे और वो तंबू लगाए। इसी तरह मैंने एक जो है यहाँ नेटी जेटी के पुल पे एक तंबू देखा जिसमें एक कूलर पड़ा हुआ था और ऊपर था तंबू का, ज़ाहिर है किसी न किसी ने किराया दिया होगा। उसमें एक भी मुतासिर नहीं था, इसलिए कि किसी को सिर्फ एक बैनर लगा हुआ था कि लू और हीट वेव के मुतासरीन के लिए कैंप। उस कैंप में सिर्फ तंबू था, तंबू ही उस कैंप का सुपरवाइज़र था और उसका एक असिस्टेंट था कूलर। वहाँ कोई बंदा नहीं था और उससे तो बेहतर था कि शेल्टर बरकरार रखा। ये है बिल्कुल, लेकिन ये है कि रियासत के काम तो ऐसे ही होते हैं भाई, बस ऐसा ही है। तो आज के लिए इतना ही, कल दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।